अब आइए हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग के बारे में, और वो उद्योग है एल्युमिनियम उद्योग। आप लोग दैनिक जीवन में एल्युमिनियम के बहुत से बर्तन, बिजली के तार, इस रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग करते होंगे। क्या कभी आपने सोचा कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, एल्युमिनियम कैसे तैयार किया जाता है? एल्युमिनियम एक हल्की धातु है और ये इस्पात, तांबा, सीसा ऐसी धातुओं का एक विकल्प है। पहले जहाँ पर लोहे का प्रयोग होता था, तांबे का प्रयोग होता था, खास करके बर्तन बनाने में, आज के दौर में घरों में स्टील के बर्तन ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, लेकिन अभी भी जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो गरीब परिवार हैं, उनके घरों में आप एल्युमिनियम के बर्तनों को देखते होंगे। तो एल्युमिनियम तांबा, लोहे और शीशे का एक विकल्प है। पहली बात तो ये एक हल्की धातु है, ये इसका गुण है। जंगरोधी है, इसमें जंग नहीं लगता, लोहे में जंग लग जाता था। दूसरा, ये जो विद्युत है उसकी सुचालक है, इसलिए एल्युमिनियम के तार आदि भी बनाए जाते हैं, विद्युत तार के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो एल्युमिनियम के ये उपयोग हैं, या इसको हम कहते हैं कि एल्युमिनियम के ये गुण हैं। साथ साथ अगर इसमें मिश्रित धातु का प्रयोग किया जाए, कोई और धातु मिला दी जाए, इसको मिश्रित धातु के रूप में प्रयोग किया जाए, तो ये कठोर भी हो जाती है। दूसरी धातु को मिला करके इसको कठोर बनाया भी जा सकता है। एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है? एक तो बर्तन बनाने में बहुत सा उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम का। बड़े बड़े आप भगोने हैं, कढ़ाइयाँ हैं, थालियाँ हैं, इस प्रकार के बर्तन के रूप में देखते होंगे। दूसरा, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, मोटर वाहन क्षेत्र में विद्युत तार के रूप में इसका प्रयोग होता है। गुण और प्रयोग ये आपने देख लिया, एल्युमिनियम के गुण हैं और ये प्रयोग है। इसका अयस्क क्या है? एल्युमिनियम प्राप्त कैसे होता है? एल्युमिनियम एक लाल रंग की चट्टान से प्राप्त किया जाता है और इसका अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट है जो लाल रंग की चट्टान होती है। इससे प्राप्त किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि लोहे को, जो लोहे का अयस्क है, बड़ी मात्रा में उसको फिल्टर करके, साफ करके लोहे को तैयार किया जाता है, फिर उस ढलुए लोहे से इस्पात को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम को भी बॉक्साइट से एल्यूमिना, फिर एल्यूमिना से एल्युमिनियम, तो एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा धातु शोधन उद्योग है। लोहे के बाद, सबसे ज़्यादा लोहे के बाद एल्युमिनियम का उत्पादन होता है। और करीब 4 से 6 टन जब हम बॉक्साइट को साफ करते हैं तो इससे 2 टन ही एल्यूमिना मिलता है। और इस 2 टन जब एल्यूमिना को साफ करते हैं तो 1 टन एल्यूमिनियम मिलता है, जिसको कि हम बर्तन, तार, हवाई जहाज, इनके निर्माण में प्रयोग करते हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में, लगभग 4 से 6 टन बॉक्साइट को साफ करने के बाद 1 टन एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया लंबी है और इसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहे कोयले के रूप में, कोयला या बिजली,
ऊर्जा का स्रोत चाहिए, श्रम चाहिए। तो दो चीज बहुत जरूरी है, एक तो नियमित ऊर्जा हो और दूसरा श्रमिक सस्ते हो, तब इस उद्योग को सहायता मिल सकती है। अब बात आती है कि जो एल्युमिनियम उद्योग है वो भारत के किन राज्यों में केंद्रित है। एल्युमिनियम उद्योग सबसे पहले बॉक्साइट जहां प्राप्त होगा, जो बॉक्साइट के उत्पादन क्षेत्र हैं, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास, बिलासपुर है, दुर्ग है, इन स्थानों में बॉक्साइट प्राप्त होता है। तो इसलिए जो एल्युमिनियम के कारखाने हैं उसमें छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, इन राज्यों में एल्युमिनियम के कारखाने, एल्युमिनियम उत्पादन केंद्र, एल्युमिनियम उत्पादन केंद्र कहाँ है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन इलाकों में एल्युमिनियम के उत्पादन के केंद्र हैं। ये तो बात हो गई एल्युमिनियम उद्योग की। अगला महत्वपूर्ण उद्योग है रसायन उद्योग। रसायन उद्योग के क्षेत्र में भारत में बहुत तेजी से विकास हुआ है और भारत में जो रसायन उद्योग है वो भारत की जो जीडीपी है इसका 3% हमें रसायन उद्योग के निर्यात से प्राप्त होता है। रसायन उद्योग का 3% योगदान हमारी जीडीपी में है और यह एशिया का, जो भारत का रसायन उद्योग है, एशिया का तीसरे नंबर का उद्योग है। एशिया का तीसरे नंबर का, थर्ड लार्जेस्ट उद्योग है। रसायन उद्योग भारत में विभिन्न राज्यों में, खास करके जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में बहुत तेजी से विकसित हुआ है और रसायन के उद्योग के रूप में कार्बनिक और अकार्बनिक, ओके, दोनों प्रकार के रसायनों का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। एक बात और है, रसायन उद्योग का उपयोग, रसायन उद्योग जो उत्पाद बनाते हैं उसका बहुत बड़ा पार्ट दूसरे उद्योगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक रसायन का उपयोग दूसरे उद्योग में भी होता है। इसलिए रसायन उद्योग उत्पादक तो है ही, साथ साथ उपभोक्ता भी है। रसायन उद्योग उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता भी है, क्योंकि एक रसायन का उपयोग दूसरे उद्योग में होता है। भारत में कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, दोनों प्रकार के रसायनों का उपयोग बढ़ा है। अब जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इनऑर्गेनिक जो केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज में जो केमिकल बनते हैं उन केमिकल को कहाँ उपयोग किया जाता है। इसी तरह ऑर्गेनिक
इंडस्ट्रीज के जो केमिकल्स हैं उनका किन क्षेत्रों में उपयोग होता है, ये जान लेने की बात है। इनऑर्गेनिक जो केमिकल इंडस्ट्रीज है इसमें से मुख्य रूप से दो प्रकार के केमिकल्स हैं। एक है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है इनका उपयोग कहाँ होता है, नाइट्रिक एसिड का उपयोग कहाँ होता है? आप बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं, बर्तन को साफ करने के लिए डिशवॉश का उपयोग करते हैं, तरह तरह के और जीवन के क्षेत्रों में जो कॉस्मेटिक्स हैं उन सब में केमिकल्स है। हम जो वस्त्र पहनते हैं इन वस्त्रों का भी निर्माण कृत्रिम धागे का उपयोग होता है, कृत्रिम रबर का उपयोग होता है। ये सब किससे बनाए जाते हैं? सब केमिकल से बनते हैं। तो ऐसे जो उत्पाद हैं जैसे साबुन है, कास्टिक सोडा है, सोडा ऐश है, कांच को बनाया जाता है, कागज बनाया जाता है, इन सब में रसायन का उपयोग होता है। वो किस रसायन का? नाइट्रिक एसिड का। उसमें नाइट्रिक एसिड काम में ले जाता है। इसी प्रकार जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो इसका उपयोग किस रूप में होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक, जीवन के क्षेत्र में बहुत सा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। इन सब कार्यों में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में? वस्त्र उद्योग हो गया, प्लास्टिक है, उर्वरक, तरह तरह के रंग रोगन, गोंद बनाने में, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री हैं उनसे ये सब सारे उद्योग जुड़े हुए हैं। और जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उसका प्रयोग क्या होता है? ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो सब पेट्रोकेमिकल से ये सब बनाए जाते हैं, इनसे इसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, मोटर गाड़ी के टायर हैं, आज आपके जो ये इस प्रकार के वस्त्र, टेरिलीन के वस्त्र, टेरिकॉट के वस्त्र, ये सब किससे बनते हैं? सब ये पेट्रोकेमिकल के बाई प्रोडक्ट हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिकल से बनाए जाते हैं। तो कृत्रिम वस्त्र है, कृत्रिम रबर है, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं ये सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। तो इस प्रकार से केमिकल इंडस्ट्रीज का जीवन में प्रयोग की जाने वाली जो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें बढ़ चढ़ करके प्रयोग होता है। और यही कारण है कि जितना संसार का डेवलपमेंट हो रहा है साथ साथ केमिकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल रहा है। और इसीलिए ये उद्योग उन स्थानों पर केंद्रित हैं जहां पर पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज हैं। उन स्थानों पर इनका केंद्रीकरण हुआ है। जहां पर पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्रीज है उसके आसपास ऐसे केमिकल इंडस्ट्रीज का भी साथ साथ विकास हुआ है, क्योंकि वो कच्चा माल वहाँ से लेते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, इन राज्यों में इसीलिए केमिकल इंडस्ट्रीज का बहुत से विकास हुआ है। आप घरों पे रंग रोगन करवाते हैं, पेंट करवाते हैं, लकड़ी पर, फर्नीचर पर, लोहे पर, ये सारा पेंट्स और रंग रोगन का सारा काम ये सब केमिकल इंडस्ट्रीज का बाई प्रोडक्ट है, केमिकल इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार किया जाता है।
तो ये उद्योग ऐसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निर्भर हैं, इसलिए इनका संकेंद्रण उन्हीं स्थानों पर है जहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज है। ओके, अब हम बात करेंगे कि उर्वरक उद्योग भी इसी का एक सहायक अंग है जहां खादों का काम होता है। तो अब उर्वरक उद्योग, कौन सी उर्वरक हमारे यहाँ प्रयोग की जाती हैं, उर्वरक कारखाने कौन से हैं, उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में भारत का क्या स्थान है। तो आइए पढ़ते हैं उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग और सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग, इन तीन उद्योगों के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं उर्वरक उद्योग की। उर्वरक उद्योग ऐसा उद्योग है जो इनऑर्गेनिक केमिकल के ऊपर आधारित है। इनऑर्गेनिक केमिकल के ऊपर आधारित इंडस्ट्री है। आज हम देखते हैं कि खेतों में विभिन्न प्रकार के उर्वरक का प्रयोग किसान करते हैं। जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, जमीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के केमिकल्स जो उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक, हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। दूसरा, किसका प्रयोग करते हैं? फास्फेट का। और तीसरा, पोटास का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास, इन 3 चीजों का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये तीनों चीजें कहां से बनाई जाती हैं, कैसे बनती हैं? पहले जब पारंपरिक खेती थी तो लोग गोबर का प्रयोग करके ऐसी जो रासायनिक खादों के बिना भी फसल को उत्पादन करते थे, हरी खाद का प्रयोग करते थे। लेकिन आज जो हरित क्रांति के बाद इन केमिकल्स का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है और इसके साथ साथ इनका कृषि में भी प्रयोग तेजी से बढ़ा है। अब भारत में जो नाइट्रोजन उत्पादक कारखाने हैं, ऐसे कारखाने जो नाइट्रोजन उत्पादन कर रहे हैं, इनकी संख्या 59 है। ऐसे उर्वरक कारखाने, कुल उर्वरक कारखाने 59 हैं और इस 59 में से 29 कारखाने केवल नाइट्रोजन का उत्पादन करते हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि भारत नाइट्रोजन के उत्पादन में संसार में तीसरे स्थान पर है। संसार में तीसरा स्थान है भारत का, नाइट्रोजन के उत्पादन में तीसरा स्थान है। लेकिन जो अमोनियम फास्फेट है वो भारत में नहीं मिलता, इसलिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। तो दूसरी जो उर्वरक है अमोनियम फास्फेट, इसके 9 कारखाने, ओके, 9 कारखाने अमोनियम फास्फेट के हैं। शेष कुछ ऐसे कारखाने हैं जो सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट का उत्पादन करने वाले 68 कारखाने हैं। कुछ कारखाने ऐसे हैं जो नाइट्रोजन और अमोनियम फास्फेट दोनों का उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार भारत में बड़े पैमाने पर उर्वरक का उत्पादन होता है और ये उर्वरक खेतों में प्रयोग की जाती है। हम दूसरे देशों को भी निर्यात करते हैं। भारत में गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, केरल, ये भारत के कुल उत्पादन का 50% उर्वरक पैदा करते हैं। भारत का आधा उत्पादन यही राज्य करते हैं। शेष और राज्यों में तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये और राज्य हैं जहां पर उर्वरक कारखाने स्थापित हैं। इसमें से बहुत से कारखाने कुछ निजी क्षेत्र में हैं, कुछ सरकारी क्षेत्र में हैं और आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। गैस आधारित ऐसे कारखाने उर्वरक का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये हो गया उर्वरक उद्योग। अब अगला उद्योग जो महत्वपूर्ण उद्योग है वो आता है सीमेंट उद्योग। किसी भी देश के विकास के लिए जितना महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग है उतना ही जरूरी है सीमेंट उद्योग, क्योंकि मकान बनाने के लिए, डेवलपमेंट संबंधी काम करने के लिए, बांध बनाने के लिए, सड़कों के लिए, इमारतों के लिए, इन सब के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है। और सीमेंट कैसे बनाई जाती है, सीमेंट बनाने के कौन से घटक हैं? सीमेंट के लिए एक तो पत्थरों की उपलब्धता होनी चाहिए, फिर कोक, कोयला, सिलिका, कोयले का प्रयोग होता है, सिलिका का प्रयोग होता है और वो पत्थर विशेष चाहिए जिससे कि सीमेंट तैयार की जाती है। भारत में पहला सीमेंट कारखाना कब खोला गया? 1904 में चेन्नई में। चेन्नई में पहला सीमेंट कारखाना खोला गया। इससे पहले जो मकानों का निर्माण किया जाता था वो चूने के गारे का प्रयोग किया जाता था, चूने से मकानों का निर्माण किया जाता था। 1904 में सीमेंट का पहला कारखाना बना और धीरे धीरे सीमेंट का उत्पादन होने लगा। लेकिन सीमेंट का उत्पादन इतना नहीं होता था कि लोगों की आवश्यकता पूरी की जा सके, इसलिए सीमेंट का जो व्यापार था वो सरकार द्वारा नियंत्रित व्यापार था। 1989 के बाद सीमेंट के व्यापार को मुक्त कर दिया गया। इसे ओपन मार्केट में सीमेंट को बेचा जाने लगा और इसके बाद सीमेंट व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा। आज गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में, तमिलनाडु, इन राज्यों में बहुत से सीमेंट कारखाने और खास करके जो गुजरात और महाराष्ट्र है यहाँ पर सीमेंट का व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा। उसका कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र के जो बंदरगाह हैं वो खाड़ी देशों से पास हैं, तो इन राज्यों में उत्पादन की जाने वाली सीमेंट खाड़ी देशों को व्यापार के लिए भेजी जाती है। इसलिए यहाँ पर सीमेंट व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा। तो आज भारत अपनी आवश्यकता के लिए सीमेंट तो बनाता ही है, साथ ही साथ हम दूसरे देश को भी सीमेंट निर्यात करते हैं और सीमेंट के उत्पादन में भारत ने तेजी से प्रगति की है। तो ये सीमेंट व्यवसाय किसी भी देश के लिए, खास करके विकास संबंधी के कार्यों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। अब अगला उद्योग है मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी यातायात के, सड़क परिवहन के साधनों में मोटर गाड़ी का उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। मोटरसाइकिल, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन या मोटर कार, ट्रक, बस, इनके रूप में हम मोटर गाड़ी को समझ सकते हैं। बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, मोटर कार या दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल जैसे ऐसे यातायात के साधन जिनका कि संचालन मोटर से होता हो।
ईंधन, शक्ति चालित ईंधन से होता हो। तो ये सारे हमारे यातायात के साधन हैं। पहले भारत में ये उद्योग इतना विकसित नहीं था, लेकिन उदारीकरण के बाद, जब से उदारीकरण का दौर आया, उदारीकरण के साथ साथ एफडीआई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी कंपनियां आई, विदेशी कंपनियों ने भारत में पूंजी का निवेश किया, उनके साथ नई तकनीक आई, और उस नई तकनीक और एफडीआई, नई तकनीक और एफडीआई की वजह से आज संसार की जो आधुनिक मोटर वाहन निर्माता कंपनियां हैं, उन सब के द्वारा भारत में दोपहिया वाहन से लेकर के बड़े बड़े ट्रक, ट्रेलर, बसें, इन सब का उत्पादन भारत में किया जा रहा है। जो एक दो कंपनियों का प्रभुत्व था, उनका अब दौर खत्म है। आज नए नए मॉडल की सैकड़ों ऐसी कंपनियां, मोटर कार के क्षेत्र में आप देखिए, तरह तरह की नए नए मॉडल हर साल ऐसी कंपनियों द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। एक समय ऐसा था कि कुछ लोगों के पास कारें हुआ करती थी, आज आप देखिए आम आदमी तक कारों की पहुंच हो गई है। सड़कों पर मोटर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब उत्पादन बड़े स्तर पर हो रहा है, और यही नहीं, भारत की आवश्यकता से अतिरिक्त भी है। आज मोटर वाहन हम विदेशों को भी निर्यात करते हैं, दोपहिया वाहन से लेके जो है बड़ी गाड़ियों तक। तो ये सब कैसे संभव हुआ है? उदारीकरण के बाद जो एफडीआई आया, एफडीआई की वजह से और नई तकनीक की वजह से। ऐसे जो मोटर वाहन संयंत्र हैं, खास करके कहाँ पर स्थापित हैं? बेंगलोर, पुणे, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, इंदौर, लखनऊ, इन सब स्थानों पर ऐसे मोटर वाहन बनाने वाले उद्योग स्थापित हैं और उत्पादन कर रहे हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं सूचना तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, हम लोग अपने दैनिक जीवन में टेलीफोन, मोबाइल फोन, सेल फोन के रूप में, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, इन सारे जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, इनका उपयोग करते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आता है। सूचना प्राप्त करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इनका उत्पादन कहाँ होता है, किस रूप में होता है? आज भारत एक ऐसा बाजार है, संसार के सारे देश उसकी ओर आशा भरी निगाह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, उपभोक्ता ज़्यादा है। इसलिए बहुत सी विदेशी कंपनियाँ उदारीकरण के बाद अपना सामान भारत में बेच बेच करके पैसा कमा रही। भारतीय सरकार भी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इन चीज़ों का उत्पादन करती है। एक समय ऐसा था जब भारत में टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर्स, सेल फोन्स नहीं बना करते थे। आज इन सब चीज़ों का उत्पादन भारत में हो रहा है, या विदेशी कंपनियां आकर के वो उन चीज़ों का असेंबल कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सरकार की नीति की वजह से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, STPI, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जिससे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए। भारत के ऐसे 46 केंद्रों पर इन सेंटर्स की स्थापना है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्रीज है
उसको डेवलपमेंट करने के लिए पूरा अवसर दिया गया। और आपको बता दें, ये ऐसा क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ऐसा क्षेत्र है जिसमें 30% महिलाएं काम कर रही हैं। इस क्षेत्र में महिलाओं को बड़ी भागीदारी है, महिलाओं को बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। और भारत में बेंगलोर ये साइबर सिटी के रूप में विकसित हुआ है। बेंगलोर के साथ साथ हैदराबाद का विकास भी, उत्तर प्रदेश में नोएडा, हैदराबाद, नोएडा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तो है ही है, साथ साथ ये नए केंद्र हैं। और आजकल विदेशी मुद्रा अर्जन का एक बड़ा स्रोत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है। और खास करके बीपीओ के आने से बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग है, इसकी वजह से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास और साथ साथ विदेशी मुद्रा के अर्जन में और भी सहायता मिली है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि बीपीओ क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इससे विदेशी कंपनियों के कार्य को भारत में निपटा करके ऑनलाइन उनको दिया जाता है और इससे हमें क्या मिलती है? विदेशी मुद्रा मिलती है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के साथ साथ बीपीओ का भी विकास हुआ है और बीपीओ के विकास से भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन में बढ़ोतरी हुई। तो ये प्रमुख उद्योग थे। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। और यदि आपके कोई सुझाव हैं तो उन सुझाव भी आमंत्रित हैं। थैंक्स।